नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। मैं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना प्रभाव रखने वाले सियासी किस्सों की इस हमारी जो सीरीज है राजनीति में, उसमें हम बात एक पूरे उत्तर प्रदेश के अब तक के हुए चुनाव और जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव की विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई और अभी तक के चुनाव में क्या परिवर्तन हुए, क्या कई जो अलग अलग समय पर सरकारें बनी, अलग अलग समय पे बदलाव हुए, गठबंधन की शुरुआत कब हुई, ऐसे समय पे और ऐसे मुद्दों की हम लोग इस अंक में बात की जाएगी। जैसा आज़ादी के बाद से ही जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व से लेकर के और फिर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में काबिज होने और इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे पार्टियों के अस्तित्व में आने और फिर यहां की राजनीति में स्थापित होने और सत्ता के जो प्रदेश की सत्ता है उसके सत्ता की शीर्ष तक पहुंचने की, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की, आसीन होने की एक जो पूरी बात है, परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव थे, उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, वो 1 अप्रैल 1946 में पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन हुए थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। इसके बाद 1951 में, साल 1951 में पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा गठित हुई और उस आम चुनाव के बाद फिर पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री रहे। 27 दिसंबर 1954 को गोविंद बल्लभ पंत तब मुख्यमंत्री पद से हटे जब उनको केंद्र में गृह मंत्री बना करके दिल्ली बुला लिया गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। फिर उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत के जाने के बाद उस विधानसभा का चूंकि कार्यकाल बचा हुआ था तो डॉक्टर संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर डॉक्टर संपूर्णानंद मुख्यमंत्री रहे, फिर चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई और फिर से संपूर्णानंद मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद चंद्रभानु गुप्ता, सुचेता कृपलानी और जैसे लोग मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी की लगातार सरकार रही, लगातार कांग्रेस जो है वो सत्ता में रही थी। फिर हालांकि कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव जब से शुरू हुए थे तब से और आगे तक भी कांग्रेस पार्टी में कलह हमेशा से रही। जो अलग अलग धड़े थे वो समय समय पर अपना जो है विरोध करते रहते थे। एक तरफ जहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद और इन लोगों का ग्रुप था, वहीं दूसरी तरफ चंद्रभानु गुप्ता, चौधरी चरण सिंह, ये जो सारे अलग अलग बड़े जो नेता थे वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के रहते हुए ये माना जाता था कि जो उनका प्रभाव था उस प्रभाव के कारण ही जो चरण सिंह और चंद्रभानु गुप्ता और पंडित कमलापति त्रिपाठी ये एक गुट के हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह का अलग गुट हुआ करता था। पर ये गुटबाजी जो थी वो सतह पर ही थी, बहुत दबी हुई रहती थी। गोविंद बल्लभ पंत के प्रभाव के कारण ये जो गुटबाजी थी वो कभी उभर करके और सामने नहीं आ पाती थी, बेहद निचले स्तर तक ही ये गुटबाजी दबी रह जाती थी। पर जब पंडित गोविंद बल्लभ पंत केंद्र की राजनीति में चले गए, जब उनको दिल्ली बुला लिया गया, इसके बाद संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री बना दिया गया। पर संपूर्णानंद का जो प्रभाव था वो गोविंद बल्लभ पंत के जैसा नहीं रहा। जो गुटबाजी थी फिर वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। संपूर्णानंद उस गुटबाजी को पूरी तरीके से दबाए रख पाने में कामयाब नहीं रह पाए। यही कारण था कि फिर संपूर्णानंद को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद चंद्रभानु गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए। कुछ समय वो मुख्यमंत्री रहे, फिर चुनाव हुआ, फिर मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद जो गुटबाजी थी वो गुटबाजी चलती रही। उसी गुटबाजी को साधने के लिए फिर कांग्रेस पार्टी ने सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री बना दिया। सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी, फिर भी ये जो गुटबाजी थी वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से चलती रही। साल 1967 का जो साल था वो उत्तर प्रदेश में राजनीति की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साल था। उत्तर प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि जो ये सरकार बनी थी, इस सरकार की जड़ें भी कांग्रेस पार्टी से ही निकलती थीं। चौधरी चरण सिंह उस वक्त तक बड़े किसान नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे, जाने जाते थे। हालांकि चौधरी चरण सिंह को न केवल एक किसान नेता के तौर पर बल्कि एक प्रखर राजनीतिज्ञ के तौर पर देखा जाता था। वो अपने आप में एक पूरी संस्था के तौर पर माने जाते थे। चौधरी चरण सिंह जब 1967 में चुनाव हुए तो उस समय चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे
जब फिर से एक बार चंद्रभानु गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात थी, चूँकि उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत मुश्किल से घसीटते घसीटते जा करके और बहुमत तक आई थी, और उस समय पे जब चंद्रभानु गुप्ता को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी की जाने लगी तो चौधरी चरण सिंह ने उसका विरोध कर दिया। चौधरी चरण सिंह ने कई कारणों का हवाला देते हुए और पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। उस समय चौधरी चरण सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी से 16 और विधायक वहाँ से टूट करके आ गए। फिर कांग्रेस की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई, जिसकी वजह से सरकार नहीं चल पाई। फिर 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह ने अपनी सरकार बनाई। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन हुए, उन्होंने शपथ ग्रहण किया। पर ये सरकार जो थी वो करीब 328 दिन चली थी। 328 दिन चलने के बाद ये सरकार जो है आगे कंटिन्यू नहीं रह पाई, सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री इनका चौधरी चरण सिंह को जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ये हो गया कि चौधरी चरण सिंह के चूँकि चौधरी चरण सिंह जब कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, विधायक तोड़ करके लाए, तो इन्होंने भारतीय क्रांति दल नाम की अपनी एक पार्टी बना ली थी और उसी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ करके इन्होंने सरकार बनाया था। चौधरी चरण सिंह के इस कदम ने उत्तर प्रदेश में राजनीति को एक नई दिशा और दशा दी। गैर कांग्रेस का एक विकल्प इन्होंने खोल दिया, दूसरे दलों के लिए इन्होंने नए रास्ते खोल दिए। दूसरे जो दल थे उनको भी अब एक ये उम्मीद बन गई कि कांग्रेस पार्टी का भी विकल्प हो सकता है और हम लोग भी आगे आ सकते हैं, सत्ता तक पहुंच सकते हैं। चौधरी चरण सिंह की ये सरकार अद्भुत सरकार थी। कई दलों को मिला जुला करके सरकार बनाई गई थी। इस सरकार में जनसंघ भी था, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी वो भी इस सरकार में शामिल थीं। इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी जैसी पार्टियां भी इस सरकार में शामिल रही थी। हालांकि गठजोड़ की सरकार को चलाने का ये जो फॉर्मूला था वो बहुत लंबा नहीं चल पाया। राष्ट्रपति बाद में जब सरकार गिरी तो फिर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। साल 1969 में प्रदेश में 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 211 सीटें मिली थीं, जो 425 सीटें उसमें 211 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थीं। जनसंघ को 49, कम्युनिस्ट पार्टियों को 5, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 33 और चौधरी चरण सिंह की जो भारतीय क्रांति दल था उसको 98 सीटें हासिल हुई। जोड़ तोड़ करके फिर से कांग्रेस ने सरकार बनाया। सीबी गुप्ता जो चंद्रभानु गुप्ता थे वो मुख्यमंत्री बनाए गए। पर ये जो कार्यकाल रहा, जो 5वीं विधानसभा का कार्यकाल है, वो अपनी उठापटक के लिए जाना जाता है। इस पूरे कार्यकाल में 5 मुख्यमंत्री रहे तो वहीं 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 5वीं विधानसभा की ये जो अस्थिरता थी वो 6ठे विधानसभा के कार्यकाल में भी एज इट इज़ बनी रही। उस समय भी बार बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। इन सब के बाद भी, इन सारे राजनीतिक सिनेरियोज के बाद भी साल 1974 को जब विधानसभा के चुनाव हुए तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो 215 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने का जो उसका रुतबा था वो उसको कायम रखने में कामयाब रही। जो विपक्ष था वो एक मंच पर नहीं आ पाया और यही कारण था कि वो मजबूत विपक्ष नहीं बन पाया, संगठित नहीं हो पाए। इसी साल चौधरी चरण सिंह की जो भारतीय क्रांति दल था और राजनारायण की जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, इन दोनों ने आपस में विलय कर लिया और विलय करने के बाद भारतीय लोकदल बनाया गया। भारतीय लोकदल की स्थापना हुई। इसके बाद जब साल 1977 उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में बेहद अहम स्थान रखता है, बेहद महत्वपूर्ण समय था, बेहद महत्वपूर्ण साल रहा वो। इस साल भी पूरी राजनीति में, पूरे देश की राजनीति ने एक नई करवट ली थी। 25 जून 1975 का दिन ऑलमोस्ट सभी को याद होगा, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। 21 महीने तक भारत में ये आपातकाल चलता रहा। फिर 21 मार्च 1977 को आपातकाल के समाप्ति की घोषणा हुई, जिसके बाद पूरे देश में एक तरफ देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो वहीं प्रदेशों में भी विधानसभा के चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। ये जो चुनाव था वो राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसने पूरी राजनीति को बदल करके रख दिया था। जो इमरजेंसी थी, इमरजेंसी में जो आम जनमानस जो प्रभावित हुआ, आम जनमानस के ऊपर जो ज्यादतियाँ की गईं, उसके विरोध के चलते कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया था।
425 सीटों की, जो 425 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 352 सीटें जनता पार्टी के खाते में गई थी। जनता पार्टी जो थी वो पूरा विपक्ष एक साथ आ गया था, एक साथ मिल करके उसने जनता पार्टी बनाई थी और जनता पार्टी के टिकट पर कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़े गए और जनता पार्टी को खूब जन समर्थन हासिल हुआ और 352 सीटें इनके खाते में आई थी। कांग्रेस के खाते में केवल 47 सीटें आई, 47 सीटों पर कांग्रेस सिमट करके रह गई। इसके बाद उसी साल ऐसा पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब पिछड़ी जाति का कोई नेता उत्तर प्रदेश के सत्ता की शीर्ष पर काबिज हुआ था। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, पिछड़ी जाति से आते हैं। हालांकि जो ये सरकार थी, इस सरकार में भी जो पहले की खींचतान थी वो खींचतान जारी रही, जो मतभेद थे वो चलते रहे। इसी मतभेद के चलते राम नरेश यादव अपना कार्यकाल जो है वो 2 साल भी पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर जनता पार्टी ने बाबू बनारसी दास को मुख्यमंत्री बना दिया। ये खींचतान तब भी चलती रही और फिर बाबू बनारसी दास को भी अपना पद छोड़ना पड़ा और अंत में परिणाम, उसका नतीजा जो निकला वो यही निकला कि सरकार गिर गई और एक बार फिर से 17 फरवरी 1980 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। जनता पार्टी जो थी वो जन आकांक्षाओं पर सवार होकर के, जनता की उम्मीदों पर सवार होकर के सत्ता तक पहुंच गई। प्रचंड बहुमत से आई थी, खूब सारी सीटें हासिल की थी, खूब वोट मिला था, पर जो इनकी जो जनता की उम्मीदें थी वो उस पर खरी नहीं उतर पाई। इसके जो वायदे थे वो केवल कोरे वायदे साबित हुए थे। जनता पार्टी की सरकार कोई भी आम जन के हित में काम नहीं कर पाई। इसकी जो मुख्य वजह थी वो इनके जो नेता थे उनकी महत्वाकांक्षाएं रहीं। सभी जो नेता थे वो राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहते थे और इसमें वो इतने अंधे हो चुके थे कि उनको जनता से जो उनका कनेक्ट था वो लगातार टूटता गया और उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मर चुकी कांग्रेस एक बार फिर से जीवित हो गई। साल 1980 में ही 8वीं विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी ने जोरदार वापसी की, 425 सीटों की विधानसभा में 309 सीटें हासिल करके और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपनी सरकार बनाई। इस चुनाव में विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से बिखर गया। कई बड़े विपक्षी दल तो ऐसे रहे जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में खाता भी उस विधानसभा चुनाव में नहीं खुल पाया। बहरहाल ये जो अब तक की बात थी, ये 8वीं विधानसभा के चुनाव तक की बात थी। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम 9वीं विधानसभा और उसके आगे की जो राजनीतिक बातें हैं, जो उसका इतिहास है, उससे जुड़े हुए जो किस्से हैं वो वीडियो के अगले अंक में आपको बताएंगे। अगले अंक में आप तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।